आपने सभी को सुन लिया और देखिए एक एक बड़ा इश्यू ये भी है, हम लगातार कि भई ये स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन हो रहा है, इसको लेकर उनके बहुत सारे तर्क थे और वो बड़ा तो घुसपैठिया ही है, आप घुसपैठिए आप, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस सूबे में चुनाव होता है, घुसपैठिया वहाँ से शुरू होता है और फिर वो राज्य जो है वो पर्यटक की तरह होता है, हम लोग जो बार-बार बातें करते हैं। आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं और लंबा-लंबा आपका भी अनुभव है। तो ये सारा कुछ है, इसके साथ-साथ एक बहुत बहुत अहम है, अभी ये आ रहा है वो डिटेंशन सेंटर्स जो बनाए हैं योगी जी ने, बड़ा वो उसपे वो हो रहा था। अभी तो शुरुआती इसमें आ रहा है कि 1-2 ही निकले हैं शायद, जो बांग्लादेशी हैं इतने जो 2 करोड़ 89 लाख में और इसके पहले देखिए बिहार का तो कुछ आ ही नहीं था। उधर बंगाल में बड़ी हैरत वाली बात आ रही है, हम लोग लगातार ये बातें करा करते थे कि पहले जब इस तरह का जो अपडेशन होता था, सूचियों का, अद्यतन किया जाता था, तो अद्यतन में हमारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती थी वोटर की। अब इधर तो वहाँ तो आपने देखा था मोहम्मद शमी उनके भाई को नोटिस, अब ये भी निकल कर आ रहा है कि आज मैं देख रहा था वहाँ से जो अभिषेक बनर्जी वो कह रहे थे, अमर्त्य सेन साहब को भी नोटिस पहुँचा हुआ है। और वो उसके दलील ये दिए थे कि सबको पहुँचेगा जो नहीं मिलेगा। एसएमएस पहुँचा है, व्हाट्सएप पहुँचा है, ये निकल रहा है। यानी कि वो ये कहीं आरोप लगा रहे थे कि पहुँचा ही नहीं वहाँ जिसको पहुँचना था। सारा कुछ सब ये चल रहा है। अब अमर्त्य सेन जिनको कि नोबेल मिला, अब सारा वो आपने पुरस्कृत किया, माफ कीजिएगा, और तमाम चीजें हैं सारा, क्या कहेंगे सब पर आप? संजीव जी, एक तो मैं अपने जो पूर्व पैनलिस्ट हैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। दरअसल अब ये जो संघ प्लस भाजपा जो रिजीम है, ये पूरी नकटाई पर उतर चुकी है। इस पे बहुत कुछ अधिक सोचने की जरूरत है नहीं। ये जैसा कि अरुण जी ने कहा कि अब ये संघ का जो एजेंडा है, जो पिछले 40-50 साल से थोड़ा सस्पेंडेड था, अब वो देखा है कि भाई अब नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस एजेंडे को पूरा किया जा सकता है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है और उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। मैं कल ये परसों पढ़ रहा था और जनसंघ के बीजेपी के किसी लीडर ने एक बात कही, उससे मेरा माथा जरूर ठनका, और वो ये थे कि भाई जब इमरजेंसी में संविधान में संशोधन करके ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा जा सकता है, तो हम भी इमरजेंसी लगाकर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, संविधान में हिंदू राष्ट्र डाल सकते हैं। अब ये एक सामान्य किसी व्यक्ति ने ये फेसबुक पर एक अच्छी खासी पोस्ट डाली, इसका मतलब ये है कि जबरदस्त ढंग से कहीं कहीं कुछ चीज पक रही है कि हम कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं। और ये बात सही है कि ये तभी संभव है कि जब आपके हाथ में ट्रूथ और मेजोरिटी हो, और मैं सब 400 के आसपास मेजोरिटी हो और सभी स्टेट्स आपके साथ हों, क्योंकि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तो संविधान का पूरा ढांचा ही बदलना पड़ेगा इस तरह से। उसके लिए जरूरत है कि, क्योंकि वो खाली धर्मनिरपेक्षता और ये समाजवाद वो शब्द जोड़ना वो तो एक सामान्य घटना थी, लेकिन हिंदू राष्ट्र रखने का मतलब ये कि पूरे हिंदुस्तान की जो अब तक की जो संरचना है वो बदलने की है, और इसके लिए आपको काफी क्वायद करने की जरूरत है। तो जरूर जाहिर है कि अब एक ही मात्र रास्ता है कि आप जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको आप अरब सागर में या हिंदू महासागर में या बंगाल की खाड़ी में तो धकेल नहीं सकते फिजिकली। तो एक ही रास्ता है कि भाई आप उनको वोट लिस्ट से ही गायब कर दो। अब जब करोड़ों की संख्या में वो वोटर गायब हो रहे हैं, तो उसे एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, उठाना चाहूंगा। अच्छा साहब, ठीक है वो सब माइग्रेट कर गए, कोई पंजाब चला गया होगा, कोई दुबई चला गया होगा, हम मान लेते हैं। तो चलिए, एक तो जो मर गए उनका सर्टिफिकेट तो बता दीजिए कि कितने, क्योंकि भाई जो चाहे उनको दफनाएं या जिनको जलाएं या कुछ भी हो, मृत्यु का सर्टिफिकेट तो होता है। तो क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ चुनाव आयोग से कि भैया आपने अब तक कितने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए जिससे कि ये हो सके कि हाँ इतने लोग तो मर गए, चाहे 2 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 2 हो, और या 1 करोड़ हो।
आपने आज तक जब बिहार के मामले में भी आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपने एकत्रित नहीं किया, न वहां तो बताया। जोशी जी लोगों ने प्रस्तुत किया है कि देखिए ये जीवित है, दलों ने खड़ा किया। यही अभी अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब आपने कहा इतने मर गए, तो फिर लोगों ने दिखाया भी कि ये जीवित है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया कि ये जीवित हैं, मृत्यु जी हाँ। मरे कहाँ। तो इसका मतलब ये एक गहरी साजिश है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमको किसी भी हालत में 2029 से पहले हम इसको इस हालत में पहुंच जाएं कि ताकि हम इसको जब 2028 या मिड टर्म पोल करवा लें, कोई वो नहीं, मिड टर्म पोल करवा लें, तो हो सकता है कि उस समय हम 400 पार का, पहले अमित शाह जी नारा लगा ही चुके हैं, अब की बार 400 पार। तो अगर मान लो 400 पार सीटें आ जाती हैं, तो इंतजार घोषित किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ संजीव जी कि नरेंद्र मोदी जी हर दिन कोई न कोई झटका देते रहते हैं, और उन्होंने जितनी भी जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर बुरी तरह से कब्जा कर रखा है। और देखिए, अगर मुसलमान से और ईसाई से भी अगर आप आत्मीयता के साथ पर्सनली बात करें, तो वो उन्होंने अपने को ये मानना शुरू कर दिया कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। ऐसी स्थिति में ये बड़ी भयानक है। मतलब यहाँ तक कि वो हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, वो तो पिछले 2 साल से कह रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। पर्सनली तो मुझे उन्होंने कहा ही, सार्वजनिक रूप से कहे, वो तो बीबीसी में भी रहे और बेचारे विचारों से समाजवादी हैं और धर्मनिरपेक्ष हैं। वो कहते हैं कि जोशी जी, हमारी समुदाय में तो अब ये बात तेजी से पहुंच रही है, फैल रही, कि हमें तो क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है, और हम कुछ भी कहें तो डर लगता है कि हमारा क्या होगा। यही बीजेपी प्लस संघ या संपूर्ण संघ परिवार में कहूंगा, यही चाहता है कि ये लगातार भय में जीवित रहे अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे ईसाई हो और चाहे ये मुस्लिम हो। आपने देखा कि 25 दिसंबर को और 30 को आपने अपने छत्तीसगढ़ के अंदर चर्चों पर हमले हुए, ईसाई जो पूजा के स्थान है उस पर हमले हुए, सांता क्लॉज पर हमले हुए। तो इसका मतलब ये कि आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अगर मतलब उमर खालिद को भी जेल में रखना पड़े, उसके और को भी रखना पड़े, रखा जाएगा, चाहे 5 साल रहे या 6 साल रहे, उसकी कोई परवाह की बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके लोगों में भय रहना चाहिए। तो ये मैं वो अगली बात मैं कहूँगा कि अब थोड़ा अजीब सा लगेगा कहना, लेकिन जरा एक बात याद रखिएगा, मोदी और ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है उनके जो कारनामे हैं, उनसे इतनी बात लगती है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या बात है, क्या नहीं, मैं आपसे आपसे वही बात पूछने वाला था, जुड़वा भाई या जो भी कहिए, मैं ये सवाल मैंने कहा था मैं पुनः आपसे शुरू करूंगा। देखिए ये वो एक मैंने जो अपने इंट्रो में कहा कि 25 में जो हमारा हुआ था, वो जो पहलगाम के बाद में जो, फिर उसके बाद कितनी बार हमें लज्जित किया, कितनी बार बोला, हमारे से जुबान नहीं खुली। फिर अभी जो 2 दिन पहले हुआ है, जो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे खुश करने के लिए, मतलब ये बड़ा अजीबोगरीब है कि एक राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे ऐसे जो विश्वगुरु वाली बात और दोस्त और तमाम बातें उनको लेकर ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोई आप खराब हो जाएगी भाषा प्रधानमंत्री, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूं। लेकिन मैं ये एक टिप्पणी सुनिएगा, मैं इसके बाद जो चीजें निकल कर आ रही हैं इसमें मैं पूछता हूं। देखिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही पूछ रहे हैं जो देश जानना चाहता है। देखिए में एक तरह के हालात हो रहे हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, और खास करके मैं ये कहूंगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप
रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। लगता है ये तो है ही। इसके साथ में उन्होंने जो इस पे सवाल उठाया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है, शायद वो बाइट मुझे लगता है गलत लग गई है। खैर, वो सब देखा हुआ है, सबका जाना हुआ है। उन्होंने बड़ी तलखियत भरे अंदाज, यही सारा देश जानना चाहता है कि है क्यों हम इतने हेल्पलेस क्यों नजर आते हैं, क्या वजह है, क्या हमारी नस दबी हुई है, कौन सी। एक आज जयराम रमेश ने एक एक्स किया, मैं उसको भी दिखाता हूं, फिर मैं जोशी जी आप ही से शुरुआत करता हूं, बाकी भी सभी से जानेंगे। देखिए ये एक एक्स है, वो पुरानी चीजों को उठा रहे हैं। और अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कट गया है, ये शो मोर नहीं हो रहा है इसका। वो अपने दर्शकों को बता दूं कि इसका अगर हिंदी तर्जुमा किया जाए तो उसका ये है कि भाई अमेरिकी लॉबी फर्म SHW LLC की फाइलिंग ने दिल्ली में कूटनीतिक हलकों में एक हैरानी पैदा की हुई है। और इसमें यह वजह यह निकलता है कि जो पिछले एक वर्ष में भारतीय अधिकारियों, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर, ऐसा जो मैंने कहा था कि मुलाकातें कराने के लिए कुछ बिचौलियों का ये सारा कंपनी है, ये वहीं की, वो उसका सहारा लिया। और ये अकेली कंपनी नहीं है, निकला है इसमें पूरा जो है, ऐसी कई कंपनियां हैं। तो जोशी जी, आप तो बड़े लंबे वक्त से, आप 5.5 दशक के लगभग आपको हो गया कि हमें जो हमारे दूसरे देशों से बातचीत, उसमें यह भी निकला है जोशी जी कि दस्तावेजी है पूरा का पूरा, उसमें अलग अलग काफी लंबा है, वो तो कटा है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा था कि टेलीफोन तक के लिए आपको इनका सहारा लेना पड़ा है, बिचौलियों का। आप उनको बाकायदा फीस अदा कर रहे हैं। और ये चूंकि इनकी वहां वो फर्म रजिस्टर्ड है जो फारा FARA फॉरेन एजेंट रेजिडेंशियल एक्ट इसमें है, तो वो जब फाइलिंग करते हैं उस फाइलिंग में निकलकर चीजें आ रही हैं। तो आप ये करना पड़ रहा है आपको, तो ये कहीं यही कुछ मजबूरी, इसकी और भी है, ये अकेला नहीं, बहुत सारी नसें होंगी, लेकिन ये दस्तावेज आना, इस तरह की बातें आना, इसमें क्या आप देखते हैं, सोचते हैं, क्या ऐसे कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, जिसको कल मैंने जब ट्रम्प साहब को सुना कि मोदी जी मुझे खुश करना चाहते हैं लेकिन मैं तो नाराज हूं, ये मेरे ज्ञात इतिहास में पहली बार एक राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से ये कहा, इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि 140 करोड़ का नेता, प्रधानमंत्री आज मेरे सामने लाचार खड़ा है, मैं तो नाराज हूं, मुझे खुश करना चाहते हैं। भाई किस ढंग से खुश, यही एक सवाल उठेगा कि खुश किस ढंग से करना चाहते हैं, किस बात पर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ये अरे आपने जैसा कि पिछले साल सिंदूर ऑपरेशन के समय कहा कि मैंने शांति करवाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और 50 बार से ज्यादा बार कहा। मोदी जी ने कौन सा डर था भाई कि कैसे, इतना सा तो कह ही सकते थे कि भाई ट्रम्प साहब आपने नहीं कराया, हमने सीधे इस्लामाबाद से कहा। क्या प्रधानमंत्री नहीं कह सकते थे? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते थे आज या कल कि भाई मैं आपको कब खुश करने के लिए कहा, आप मुझसे क्यों नाराज, आपने पूछा ही। इसका मतलब यह कि कुछ न कुछ गहरी बातें हैं कि जिससे मोदी साहब की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ट्रम्प साहब से पूछें। लेकिन मैं जो शुरू में मैंने कहा कि दोनों मुझे जुड़वा भाई लगते हैं। अब आप सोचेंगे भाई वो कैसे होता है, तो देखिए 2025 से हमारे ट्रम्प साहब ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और उन्होंने आते ही एक आक्रांता का चेहरा दिखाया। अब वो था कि इलीगल माइग्रेंट्स को, और आपने देखा कि भारतीय जो माइग्रेंट्स थे इलीगल, उनको घोषित किया गया, उनको सबको हथकड़ियां डाल करके आपने भारत भेजा। और उसी वहां मोदी जी रोक सकते थे। मोदी जी ने तो नारा लगाया था ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, ये नारा आपने अमेरिकी की जमीन पर लगाया था।
तो आपने ये कौन सा याराना हुआ? और वो लगातार हथकड़ियाँ बाँध के रहे, तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया। ठीक, अब मोदी जी पे आइए। मोदी जी ने भी वही रास्ता अपनाया। आपने पूरे पिछला 2025 आपने एसआईआर के माध्यम से पूरे देश को हड़काए रखा। पहले बिहार को किया, फिर इसके बाद आपने पश्चिम बंगाल को किया, फिर आपने अभी यूपी के बारे में बता ही गया। हर जगह आपने किया, इसी में तमिलनाडु में आप करने जा रहे हैं। ये इसका मतलब हर किसी मामले पर आप कोई न कोई एक आक्रामक पोस्चर लेते हैं, एक आक्रांत करना चाहते हैं पूरे समाज को। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये दोनों में साठगांठ तो नहीं, कि मोदी जी, ये ट्रम्प साहब वैश्विक स्तर पर एक डकैत का काम कर रहे हैं कि आपने वेनेजुएला पर जाकर के उसके राष्ट्रपति को पहले किडनैप किया और फिर उसके बाद गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक बड़ी बदनाम जेल में डाल दिया। और ठीक इसी स्थिति के अगर हम भारत को देखें तो जो आपसे नाराज रहता है मोदी जी, जो भी पक्ष नाराज रहता है उसको ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए या वो जेल जाए। तो जो काम मुखर लोग उनको अर्बन नक्सल बता के आप उन्हें अर्बन नक्सल बता देते हैं। तो जो काम हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब वैश्विक स्तर पर देशों को डरा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के सारे लातीनी देशों को डरा दिया है और भारत को भी डरा रहे हैं, उधर क्यूबा को डरा रहे हैं, मैक्सिको को डरा रहे हैं। ठीक इसी तरह अब घरेलू स्तर पर हमारे मोदी साहब विपक्ष को डराने के, या तो हमारे साथ आ जाओ, हमारी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ और बिल्कुल पाक पवित्र हो जाओ, नहीं तो फिर जेल जाओ। इसलिए नाते मैंने कहा कि दोनों में कई जबरदस्त एक साम्यता है। ये दोनों से जुड़वा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नागरिक अपने नागरिकों को शांति से मत बैठने दो। मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, अमेरिका के सभी बड़े शहरों में, चाहे वो लॉस एंजल्स हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, बॉस्टन हो, कहीं भी हो, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है ट्रम्प साहब के खिलाफ। तो ठीक, हम लोगों ने भी यही कि यहाँ पे भी हुआ कि भाई आप पहलगाम के सवाल को लेकर के हुआ, उसे पुलवामा के जमाने में आपने क्या किया। तो इसलिए ये दोनों का जो शासन की जो शैली है वो ये है कि अपने सिटीजन्स को लगातार उसमें भय में रखो, एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहे कि हम आपके साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अंत में सबसे बड़ी मुझे आश्चर्य आता है, मैं अभी एक नेहरू जी की चिट्ठी पढ़ रहा था, अभी जारी हुई है, मैंने देखा कि उन्होंने कश्मीर को लेकर के एक लंबी चिट्ठी हमारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी कि कश्मीर की समस्या को समझना है तो शुरू से लिए, और उन्होंने हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से सबको समझाया। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आपने एक भी पत्र कभी लिखा कि समस्या को लेकर के अपने मुख्यमंत्रियों को? तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी जानते हैं कि मेरे खिलाफ कोई है नहीं, संघ मेरे साथ पूरी तरह खड़ा है, संघ को भी उन्होंने कब्जे में कर रखा है। आज तक वो संजय जोशी को वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना सके, है ना? तो इसका मतलब ये, तो ऐसी हालत में तो ये मैं ही कहूंगा कि कुछ ऐसा दस्तावेज तो या तो ट्रम्प साहब के पास होगा। और चर्चा भी हुई थी कि भाई कहाँ नाम आने वाला है, और मोदी जी उससे डर रहे हैं। तो मोदी जी लगातार उनसे घबरा रहे हैं, हर मसले पर एक क्षण भी नहीं बोल सकते। इतना तो यार और भी छोटे मोटे देश बोल जाते हैं, आपका क्यूबा का बोलता है, आपका मैक्सिको बोलते हैं, और आप खामोश हैं। आपने 140 करोड़ लोगों की इज्जत को, उसकी संप्रभुता को आपने दांव पर लगा रखा है। इतिहास में आप किस रूप में दाखिल होंगे? इतिहास कैसे दर्ज करेगा? ऐसा तो हमने इंदिरा गांधी ने निक्सन को सबक सिखा दिया कि आप साथ नहीं 70 बेड़े भेजिए, लेकिन हमने जो है वो पूरा करेंगे। महाराज मोदी जी, आप तो कहते हैं ना कि मेरी 56 इंच की है, अरे 56 इंच की 100 इंच की हो, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो।